हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है बेटा कि हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे। और इस नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक कवर किए। नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम का जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज एज ऑफ रेवोल्यूशंस। वो एज ऑफ रेवोल्यूशंस के रिलेटेड था और उसमें हमने सारी चीजें पढ़ ली। और आज का टॉपिक आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रोमांटिसिज्म। और रोमांटिसिज्म, अब इस रोमांटिसिज्म को पढ़ने से पहले मुझे इस टॉपिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपको ये रोमांटिसिज्म एज एन आइडियोलॉजी समझ में आए। अब देखो बेटा, यूरोप में क्या था, यूरोप में एक पीरियड चला जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। अब ये सर पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट क्या था? एनलाइटनमेंट क्या था? यानी ये यूरोप का वो फेज था जब हर चीज के पीछे की साइंस देखी जाती थी, जब हर चीज के पीछे का लॉजिक देखा जाता था। इज दैट क्लियर? और जब हर चीज के पीछे की रैशनैलिटी को चेक किया जाता था। यानी जब फेज ऑफ एनलाइटनमेंट यूरोप में आया तो क्या हुआ बेटा, तो साइंस पीक पे पहुंच गई। इज दैट क्लियर? और आदमी जो है हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने लगा कि 2 + 2 क्यों 4 होते हैं, ये लॉजिक ढूंढने लगा। इज दैट क्लियर? जैसे मैं अगर इस पेन को गिराऊं तो ये पेन नीचे क्यों आ रहा है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, यानी इसके पीछे, यानी ये चीजें नीचे क्यों आ रही है, इसके पीछे का लॉजिक ढूंढने लगे। और दैट सिंपली मीन्स यहां एक एज आई दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ साइंस। इज दैट क्लियर? तो एनलाइटमेंट ने क्या कर दिया, एनलाइटमेंट ने यूरोप के आदमी को लॉजिकल बनाया, रैशनल बनाया। अब वो सोच रहा है। इज दैट क्लियर? समझो, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइंस, ये लॉजिक एंड रैशनलिटी, इसने इंसान को क्या कर दिया, इसने इस इंसान को बना दिया मशीन। क्या बना दिया बेटा? मशीन। यानी इंसान अब हर चीज के पीछे की साइंस ढूंढ रहा है। इज दैट क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल बता दूंगा, जैसे जब साइंस आई तो साइंस ने, आपने देखा होगा कि साइंस मैटर पे बिलीव करती है। इज दैट क्लियर? यानी साइंस गॉड पे बिलीव नहीं करती। साइंस कहती है कि जिस चीज की एग्जिस्टेंस होगी मैं उसी पे विश्वास करता हूं। इज दैट क्लियर? अब जिस चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, साइंस उन चीजों में विश्वास नहीं करता। दैट सिंपली मीन्स साइंस ने आदमी को मशीन बना के रख दिया। इज दैट क्लियर? और जब साइंस ने आदमी को मशीन बना दे के रख दिया तो इंसान के पास इमोशंस जो है, इंसान हो गया इमोशनल लेस। अब इंसान के पास इमोशंस ही नहीं है। इज दैट क्लियर? इंसान के पास जज्बात नहीं है, भावनाएं नहीं है। इज दैट क्लियर? और इसी चीज को, इसी एज ऑफ एनलाइटनमेंट को काउंटर करने के लिए एक और आइडियोलॉजी यूरोप में आ रही है जिसका का नाम है रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म क्या है बेटा? रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है। वी विल डिस्कस ये है, असल में है क्या, क्या है बेटा? रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट जो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। दिस मूवमेंट क्रिटिसाइज्ड, ये किसको क्रिटिसाइज करता है? द आइडिया ऑफ लॉजिक, साइंस, रीजन एंड रैशनैलिटी। मैं समझा दूंगा इसका क्या मतलब है बेटा। ये असल में एक कल्चरल मूवमेंट है। इज दैट क्लियर? एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसको क्रिटिसाइज कर रही है? लॉजिक को, साइंस को। मैं बता दूंगा क्यों बेटा, रीजन और रैशनैलिटी को। एंड बिलीव्स, और किस पे विश्वास करता है? ऑन इमोशंस। ये किस पे बिलीव करता है? इमोशंस पे। इमोशंस पे बिलीव करता है, बिलीव्स ऑन लव। और किस पे बिलीव करता है? बिलीव्स ऑन इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। अब ये सर क्या है सर, समझाएंगे। मिस्टिकल फीलिंग्स ना, अब जब साइंस ने आदमी को मशीन बना दिया, क्योंकि अब आदमी साइंस के हिसाब से सोचने लगा तो उसके अंदर के इमोशंस खत्म होने लगे, आदमी इमोशनल लेस हो गया। अब इसी चीज को, इसी एज ऑफ एनलाइटमेंट को, जो एज ऑफ साइंस, इसको काउंटर करने के लिए एक आइडियोलॉजी है जिसका नाम है रोमांटिसिज्म। अभी ये कल्चरल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, पहले समझो। अब ये आइडियोलॉजी क्रिटिसाइज कर रही है साइंस को, ये साइंस को रिजेक्ट नहीं कर रही, ये साइंस को क्रिटिसाइज कर रही है। ये कह रही है कि साइंस ने आदमी को इमोशनल लेस बना दिया।
इज दैट क्लियर? आदमी साइंटिफिक हो गया, अब आदमी इमोशनल लेस हो गया, आदमी के अंदर इमोशंस ही नहीं है, इज दैट क्लियर? आदमी के अंदर इंट्यूशंस नहीं है, भावनाएं नहीं है, जज्बात नहीं है, इज दैट क्लियर? दैट सिंपली मीन्स ये मूवमेंट आदमी के अंदर इमोशंस खड़े करेगा। क्या करेगा बेटा? यानी हमारे अंदर, यूरोप के आदमी के अंदर इमोशंस को क्रिएट करेगा, इज दैट क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, देखो अगर मेरे पास 10 रुपए होंगे, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, तो रीजन क्या कहता है कि अगर मैं किसी गरीब आदमी को 10 में से दूंगा तो मेरा ब्रेन कहता है कि मेरे पास 8 ही रहेंगे, इज दैट क्लियर? तो दिमाग ये 2 रुपए दान करने के लिए रेडी है नहीं, लेकिन दिल क्या सोचेगा? दिल सोचेगा कि इस गरीब आदमी की मदद करो, क्योंकि दिल इमोशनल चीजों इमोशनली सोचता है और ब्रेन लॉजिकल तरीके से सोचता है। इसका मतलब अगर हम ब्रेन की मानेंगे, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, तो शायद हम उस गरीब को 2 रुपए नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम दिल की माने तो हम उस भावनाओं में बह जाएंगे और 2 रुपए उस गरीब की मदद करेंगे, इज दैट क्लियर? तो दैट सिंपली मीन्स असल में ये रोमांटिसिज्म लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है ब्रेन वर्सेस हार्ट, इज दैट क्लियर? यानी ये दिमाग और दिल की लड़ाई है। दिमाग मतलब जब एनलाइटमेंट आ गया तो आदमी अब किससे सोचने लगा? दिमाग से सोचने लगा, और आदमी मशीन की तरह हो गया, उसके अंदर भावनाएं नहीं हुई थी। और जब रोमांटिसिज्म आया तो अब आदमी किससे सोचने लगा? हार्ट से, इज दैट क्लियर? इसीलिए ये एक ऐसी विचारधारा है, यानी जो फोकस किस पे करती है? हार्ट पे, इज दैट क्लियर? अब समझो, अब इस आइडियोलॉजी ने क्या कहा? इस आइडियोलॉजी ने कहा, याद रख लेना, इसने कहा कि नेशन स्टेट्स, क्योंकि आपको पता होगा कि नेशन स्टेट्स क्या है, मैं अपने पुराने लेक्चर सीरीज में पढ़ा चुका हूं। इसने कहा कि नेशन स्टेट्स वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से ही नहीं बनते हैं। अब इसका क्या मतलब है सर? इस आइडियोलॉजी ने कहा कि कोई भी देश खाली वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं बनता है। एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि मैंने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है, तो ग्रीक बना कैसे? ग्रीक एज ए नेशन बना वार से, क्योंकि जब ग्रीक लोगों ने लड़ाई लड़ी तो उन्होंने ग्रीक को क्रिएट कर दिया। दैट मीन्स नेशंस या तो वार की वजह से बनते हैं या तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से बनते हैं। लेकिन ये आइडियोलॉजी कहती है कि इन दोनों के बगैर भी नेशन को बनाने वाला है कल्चर। नेशन कैसे बनते हैं? नेशन बनते हैं कल्चर से, इज दैट क्लियर? यानी समझो, नेशन बनते हैं, याद रखना, किससे? इमोशन से। नेशन बनते हैं इंट्यूशन से, इज दैट क्लियर? और अब आप कहोगे सर ये इमोशंस जो है ये कैसे नेशंस को बनाएंगे? लेट्स पुट एन एग्जांपल। देखो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अब क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी रोमांटिसिज्म है ये किस पे फोकस करती है? इमोशंस पे। किस पे बेटा? इमोशंस पे। और रोमांटिसिस्ट्स का मानना है, जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनका मानना है कि नेशन बनते हैं इमोशन से। नो डाउट वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नेशन बनेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स नेशन किससे बनते हैं? इमोशंस, लव से, इंट्यूशन से। इज दैट क्लियर? कैसे समझाएंगे? अब देखो, अब ये इमोशंस एक आदमी में जगेंगी तो जगेंगी कैसे? इन इमोशंस को, इमोशंस हो, मिस्टिकल फीलिंग्स हो, लव हो, इज दैट क्लियर? इनके पीछे का फैक्टर है कल्चर। क्या है बेटा? इनके पीछे का फैक्टर क्या है? कल्चर। यानी अगर हमें किसी भी इंसान में उसकी इमोशंस, भावनाओं को जगाना होगा तो कहने का मतलब है वो भावनाएं कैसी जगेंगी? उनकी कल्चर से। लेट्स पुट एन एग्जांपल। पहले हम एक केस लेंगे पोलैंड का। किसका लेंगे बेटा? पोलैंड का। फिर मैं लास्ट में जर्मनी का केस आपको समझा दूंगा। पोलैंड क्या है बेटा? 19th सेंचुरी में जब 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, याद रख लेना, तो पोलैंड के 3 हिस्से कर दिए गए। कितने हिस्से बेटा? 3 हिस्से। आधा हिस्सा ऑस्ट्रिया के हवाले किया गया, थोड़ा सा हिस्सा प्रूशिया के हवाले किया गया, और मेजर पोर्शन पोलैंड का रशिया के हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया गया? रशिया के हवाले कर दिया गया। अब समझो, अब ये जो मेजर पोर्शन जो रशिया के हवाले कर दिया गया, तब जाके जब पोलैंड को, याद रखना, इन तीनों पावर्स को दिया गया, तब पोलैंड नेशन था ही नहीं। तब वर्ल्ड में पोलैंड का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तब पोलैंड एज ए नेशन यानी एज ए कंट्री था ही नहीं। फिर भावनाएं कैसी जगी वो मैं समझा दूंगा। समझो, अब 2 फैक्टर्स ने क्या कर दिया बेटा? 2 फैक्टर्स ने पोलैंड के लोगों के अंदर, इज दैट क्लियर, वो इमोशंस जगाए, और उन्हीं इमोशंस की वजह से एक नेशन खड़ा हुआ। कैसे? मैं समझा दूंगा। 2 चीजें, पहला म्यूजिक एंड दूसरा है लैंग्वेज। क्योंकि कल्चर में क्या आता है? याद रख लेना, कल्चर में आता है फूड, ड्रेस कोड, लैंग्वेज, रिलीजन, म्यूजिक
डांस। जैसे मैं कहूंगा पंजाबियों का कल्चर जे के लोगों के कल्चर से डिफरेंट है। रीजन क्योंकि पंजाबी की लैंग्वेज पंजाबी है और जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेज कश्मीरी है। इज दैट क्लियर? तो लैंग्वेज डिफरेंस हुआ, तो क्योंकि लैंग्वेज कल्चर का हिस्सा है तो दैट मीन्स पंजाब के लोगों का कल्चर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के कल्चर से अलग है। अब मैं एक फैक्टर बता रहा हूं। इसी तरह अब देखो बेटा कैसे म्यूजिक ने, इज दैट क्लियर, इनके बीच का, इनके अंदर का वो इमोशन जगा दिया। मैं समझा दूंगा। जब रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर दिया, दैट के लिए, तो पोलैंड का कोई कंसेप्ट था ही नहीं था पोलैंड एज ए नेशन। लेकिन ये नेशन बना कैसे? ये बना भावनाओं से। अब ये भावनाएं जगाएगा कौन? ये इंट्यूशन, दैट क्लियर, ये इमोशंस जगाएगा कौन? उनका कल्चर। अब मैं समझा दूंगा। यहां पे एक आदमी हुआ करता था पोलैंड का, एक आदमी यानी पोलिश, जिसका नाम था कैरोल कुरपेंस्की या कुरपिंस्की कहो या कुछ और कहो। अब ये क्या था? ये एक म्यूजिक कंपोजर था, म्यूजिक कंपोजर। अब इस आदमी ने क्या किया? जब पोलैंड पे रशिया का कब्जा हुआ, इसने क्या किया? इसने गांव के विलेज डांसेस जो है, मैं समझा दूंगा, गांव के डांसेस, विलेज डांसेस। देखो बेटा, जैसे हमारे ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, जैसे पंजाब का ट्रेडिशनल डांस क्या है, जैसे जे&के का ट्रेडिशनल डांस और पंजाब का ट्रेडिशनल डांस अलग होगा, दैट क्लियर। इसी तरह इसने क्या किया? पोलैंड के दो डांसेस, एक का नाम था पोलनाइज एंड दूसरे का नाम था मजुरका। पोलनाइज एंड मजुरका, दैट क्लियर। इन्हीं दोनों डांस को ग्रेट ऑर्केस्ट्रा बना दिया। मैं समझा दूंगा इसका क्या मतलब है। ऑर्केस्ट्रा समझो। अब रशिया ने जब पोलैंड पे कब्जा कर दिया, तो इस आदमी ने पोलैंड के लोगों में नेशनलिज्म यानी अपने नेशन की ओर मोहब्बत कैसे जगाई, क्योंकि रोमांटिसिज्म बिलीव करता है मोहब्बत पे, और जगेगा कैसा? जगेगा कल्चर की वजह से। और ये सारी चीजें, जैसे डांस है, कोई भी चीज है, ये किसका हिस्सा है? ये कल्चर का हिस्सा है। अब इसने क्या किया? इसने इन दोनों डांसेस को, जब भी कोई इवेंट होता था, इज दैट क्लियर, क्या होता था बेटा? तो ये दोनों डांसेस होते थे। यानी जब भी किसी जगह कोई इवेंट होगा तो ये दोनों डांसेस किए जाएंगे। ये छोटे डांस हुआ करते थे जिनको एक बड़े स्टेज पे लाया गया। अब इससे क्या होगा? जब लोग इन दोनों डांसेस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर या उनको याद रहेगा कि ये डांसेस असल में रशिया के नहीं है, ये डांसेस असल में पोलैंड के, यानी पोलिश पीपल के। इसका मतलब है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे बेटा? उनको अपनी आइडेंटिटी याद रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दो डांसेस उनको कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी याद दिलाते रहेंगे कि आप ये डांसेस पोलैंड के हैं। और जब डेफिनेटली जब पोलैंड का आदमी इन दोनों डांसेस को देखेगा स्टेज पे कि कोई डांस करवा रहा है, दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको अपना कल्चर याद आएगा। और अपने कल्चर से जितने भी लोग इनको देखेंगे तो उनके बीच में वो भावनाएं क्या हो जाएगी बेटा? उन भावनाओं को ट्रिगर किया जाएगा। और जब उन भावनाओं को ट्रिगर किया जाएगा तभी तो ये बन जाएंगे, ये म्यूजिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेपन, इज दैट क्लियर। ये बन जाएगा नेशनल रेजिस्टेंस का एक हथियार, इज दैट क्लियर। और इसी म्यूजिक की वजह से या इसी डांस की वजह से कहीं ना कहीं उनको अपनी आइडेंटिटी क्या रहेगी? याद रहेगी। और वही आइडेंटिटी क्या करवाएगी? वही आइडेंटिटी लेटर ऑन पोलैंड क्रिएट करवाएगी, इज दैट क्लियर। तो ये पहला। दूसरा, अगर हम देखेंगे पोलैंड का एक और चीज दिखाई गई है। देखो बेटा, जब पोलैंड पे कब्जा किया गया रशिया ने, तो रशिया ने क्या किया बेटा? इसने पोलैंड के जितने भी स्कूल हुआ करते थे वहां से पोलिश लैंग्वेजेस को ड्राइव आउट किया। ड्राइव आउट का क्या मतलब है मैं समझा दूंगा। जितने भी पोलैंड के स्कूल हुआ करते थे वहां से पोलिश लैंग्वेज को बाहर निकाला गया। और उसके बदले याद रख लेना, पोलिश लैंग्वेज के बदले रशिया के लोगों ने रशियन लैंग्वेज इंपोज कर दी। क्या कर दी बेटा? रशियन लैंग्वेज इंपोज कर दी। क्या कर दी बेटा? रशियन लैंग्वेज इंपोज कर दी। अब रशिया ने सोचा कि जब हम पोलैंड के लोगों में, पोलैंड के स्कूल में पोलिश लैंग्वेज को खत्म कराएंगे, इसका मतलब ये अपनी संस्कृति, अपना कल्चर भूल जाएंगे। क्योंकि इनको जब रशियन लैंग्वेज से सिखाएंगे तो ये रशियन की लैंग्वेज सीखेंगे और ऑटोमेटिकली ये रशियन बन जाएंगे, ज़ेड के लिए। लेकिन क्या हुआ बेटा? जब इस लैंग्वेज को बाहर निकाला गया, ज़ेड क्लियर, स्कूलों से बाहर निकाला गया, और ये भी कहा गया सोशल गैदरिंग हो या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अगर ये लोग चर्च में जाएंगे तो वहां भी पोलिश लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते। किसी
शादी में जाएंगे, इज दैट क्लियर, वहां भी पोलिश लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, इज दैट क्लियर। तो पोलिश लैंग्वेज पे ऑल टुगेदर बैन लगाई गई। क्या लगाएगी बेटा? बैन। लेकिन कहा जाता है, इज दैट क्लियर, कहा जाता है यहां की जो क्लर्जी हुआ करती थी, क्लर्जी का मतलब जिसमें पोप आता है, इज दैट क्लियर, यानी जो ये चर्च के लोग होते हैं, इज दैट क्लियर। कहा जाता है क्लर्जी ने क्या किया, जब भी कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो पोलिश लैंग्वेज में ही डिलीवर करते थे। जब भी इनके चर्चों में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता था, इज दैट क्लियर, तो वो किस भाषा में बोलते थे? पोलिश लैंग्वेज में। जब भी कोई सोशल गैदरिंग होती थी तो वो उन्होंने किस भाषा का यूज किया? पोलिश। अब जब रशिया के लोगों ने देखा कि ये हमारा मान ही नहीं रहे, रशिया की सरकार ने देखा कि ये पोलिश लैंग्वेज को बंद ही नहीं करवा रहे, उन्होंने इस क्लर्जी को क्या कर दिया? साइबेरिया में। अब रशिया का एक एरिया जिसका नाम है साइबेरिया, वहां इतनी ठंड होती है कि आदमी उस ठंड से जम जाएगा। तो जिन लोगों ने ज़ेड क्लियर रशियन लैंग्वेज ज़ेड क्लियर नहीं अपनाई, जो अभी भी पोलिश लैंग्वेज को कैरी कर रहे हैं, उन लोगों को पनिशमेंट दी गई, उनको पकड़ा गया और साइबेरिया की ठंडी बर्फीली वादियों में डाल दिया गया, जहां वो बर्फ की वजह से, जहां वो ठंड की वजह से जम जाएंगे और मर जाएंगे। दैट सिंपली मीन्स, जहां ये एनसीईआरटी कह रही है हमें कि कभी कभार लैंग्वेज, क्योंकि जब तक ये इनके पास ये लैंग्वेज रहेगी तब तक इनके पास एक आइडेंटिटी रहेगी जिसका नाम है पोलिश आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? देखो बेटा, हम किसी की जमीन पे कब्जा तो कर सकते हैं लेकिन उसकी आइडेंटिटी पे कब्जा नहीं कर सकते। हमने पोलैंड के लोगों को, रशिया ने पोलैंड के लोगों को गुलाम तो बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पोलिश यानी उनकी आइडेंटिटी पे क्या नहीं किया? कब्जा नहीं कर पाया। वो अपनी आइडेंटिटी को कैरी करते रहे। कभी सोशल गैदरिंग में पोलिश बोल रहे थे, या कभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पोलिश लैंग्वेज में दे रहे थे। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स यहां दूसरा हथियार बन गया नेशनलिज्म का। इज दैट क्लियर? दैट इज लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज ने इस लैंग्वेज ने क्या किया? इस लैंग्वेज ने किया पोलैंड के लोगों में, याद रख लेना, पोलैंड का कंसेप्ट जिंदा रखा। अब क्योंकि लैंग्वेज कल्चर का हिस्सा है, इसलिए मैंने कहा रोमांटिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है जो क्या करेगी बेटा? ये कल्चरल मूवमेंट आपके अंदर की भावनाओं को जगाएगी। किसके विपरीत? अपने नेशन के विपरीत, टुवर्ड्स योर नेशन। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब ये पोलिश लैंग्वेज बोलते रहेंगे या पोलिश लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे, तो कहने का मतलब ये अपने देश को भी नहीं बोल पाएंगे, ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं बोल पाएंगे। और जब ये आइडेंटिटी को नहीं बोल पाएंगे, ये चीज इनको क्या करेगी? ये चीज इन लोगों को यूनाइट करेगी और डेफिनेटली फिर याद रख लेना, ये किसके खिलाफ हो जाएंगे? रशिया के खिलाफ हो जाएंगे और फिर ये नेशन क्रिएट करेंगे। और पहली बार, ये याद रख लेना, पहली बार 1831 में, इज दैट क्लियर, पोलैंड के पीपल ने, यानी पोलैंड के लोगों ने, पोलिश पीपल ने रिवोल्ट छेड़ दिया। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। क्योंकि उनको लगा अब तो ये हमारे कल्चर पे भी क्या कर रहे हैं बेटा? ये तो हमारा कल्चरल ऑनस्लॉट कर रहे हैं, ये तो हमसे हमारी पहचान छीनना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? इसलिए 1831 में पहली लड़ाई इन्होंने किसके साथ कर दी? रशियंस के साथ। नो डाउट उस लड़ाई को, उस रिवोल्ट को रशिया के लोगों ने दबा दिया, रशिया की सरकार ने दबाया, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आइडेंटिटी को नहीं दबा पाए। दैट मीन्स रोमांटिसिज्म क्या करता है? रोमांटिज्म जो एक विचारधारा है जो कहती है कि जो इमोशंस में बिलीव करती है, इज दैट, जो जज्बात पे बिलीव करती है। इज दैट क्लियर? लेकिन ये इमोशंस, जज्बात या मिस्टिकल फीलिंग्स एक आदमी में कैसे रहेंगे? जब हम, याद रख लेना, ये रहेंगे एक कंसेप्ट के रहता है जिसको हम कहेंगे कल्चर। क्यों? क्योंकि याद रखना, आदमी के अंदर जज्बात तभी पैदा होंगे जब वो अपना क्या रखेगा याद? अपनी संस्कृति, जब अपना कल्चर। जैसे पोलैंड के लोगों में, नो डाउट कि पोलैंड के लोगों पे कब्जा किया, लेकिन इनकी लैंग्वेज, इनकी आइडेंटिटी इनसे नहीं छीन पाई। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं इनकी आइडेंटिटी जिंदा रही, और जब आइडेंटिटी जिंदा रही तो इनका नेशन का कंसेप्ट जिंदा रहा, और लेटर ऑन इन्होंने क्या बना दिया बेटा? पोलैंड बना दिया। तो ये आपको शायद केस समझ में आया होगा। नाउ अब एक और चीज है जो आपकी एनसीईआरटी ने बता दिया। अब एनसीईआरटी ने जर्मनी का एक और केस दिया है ताकि आपको रोमांटिज्म समझ में आए। जर्मनी का एक फिलोसोफर हुआ करता था जिसका नाम है, जर्मनी का एक फिलोसोफर हुआ करता था जिसका नाम है जोहान गोटफ्राइड। जोहान गोटफ्राइड हर्डर। अब ये जर्मनी का एक फिलोसोफर है। इसने क्या कहा? इसने कहा ट्रू जर्मन कल्चर, मैं समझा दूंगा बेटा, ट्रू जर्मन कल्चर कहां मिलेगा? वो आपको मिलेगा कॉमन पीपल में। अब इसका क्या मतलब है? कॉमन पीपल के लिए उसने एक वर्ड यूज किया, जर्मन वर्ड डस वॉक। उसने कहा
आपको जर्मनी का कल्चर जो है वो पैलेसेस में नहीं मिलेगा। जर्मन कल्चर जो है वो कहां नहीं मिलेगा? पैलेसेस में नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको कहां बेटा? कॉमन लोगों में। मैं समझा दूंगा। देखो बेटा, जर्मनी का कल्चर, अब कल्चर में लैंग्वेज आती है, कल्चर में रिलीजन आता है, कल्चर में ड्रेस कोड आता है। जैसे पंजाबियों का ड्रेस कोड अलग है, कश्मीरियों का ड्रेस कोड अलग है, तो ये कल्चरल डिफरेंस है। अब समझो, इस आदमी ने क्या कहा? इस आदमी ने कहा अगर हमें जर्मनी का ट्रू कल्चर ढूंढना होगा तो वो हमें कहां मिलेगा? वो हमें मिलेगा आम लोगों में। आम लोगों का मतलब है वो हमें मिलेगा कंट्री साइड में, गांव के लोगों में। कैसे मिलेगा मैं समझा दूंगा। कंट्री साइड में मिलेगा। वो आपको राजाओं के महलों में नहीं मिलेगा या राजाओं में नहीं मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि जर्मनी में के पैलेसेस में जितने भी राजा हुआ करते थे वो फ्रेंच बोलते थे, वो तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोल रहे। दैट मीन्स उन्होंने किसी और का कल्चर अपना है। और उनका पहनावा जर्मनी का पहनावा नहीं है बेटा, उनका पहनावा उनका पहनावा इरानियंस की तरह का पहनावा, यानी वो पहनते इरानियंस की तरह है, बोलते फ्रांस की तरह। तो क्या जर्मनी का कल्चर आपको पैलेस वाले लोगों में मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी और देश का कल्चर अपना चुके हैं। क्योंकि फ्रेंच भाषा तब मानी जाती थी एक सुपीरियर भाषा, के लिए ईरान का तब ड्रेस कोड माना जाता है एक सुपीरियर के लिए। तो राजा महाराजा वो सुपीरियरिटी मेंटेन करने के लिए किसी और देश की लैंग्वेज बोल रहे हैं और किसी और देश का पहनावा पहन रहे हैं। दैट मींस जर्मनी का कल्चर महलों में नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? जर्मनी का कल्चर आपको मिलेगा कंट्री साइड में, गांव में। क्यों? गांव के लोग क्लियर अभी भी जर्मनी बोल रहे हैं। गांव के लोग अभी भी, याद रख लेना, गांव के लोगों की जो लैंग्वेज होगी वो अभी भी जर्मनी होगी। क्या होगी बेटा? उनकी बोली फ्रेंच नहीं होगी। के लिए गांव के लोगों की बोली। और याद रखना, और ये इसने कहा, इसके लिए इसने क्या कर दिया? इसने कहा कि अगर हमें जर्मनी को यूनाइट करना होगा तो क्योंकि हमें कॉमन लोगों के अंदर क्या करना पड़ेगा? उनका कल्चर जगाना पड़ेगा। अब जगाएंगे कैसे समझे? उसके लिए हम इनका इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग करेंगे। किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे? इनका फोक डांस। मैं समझा दूंगा फोक डांस किसको कहते हैं। फोक म्यूजिक एंड फोक पोएट्री। जैसे हम कहते हैं, हमारी नानी हमें किससे कहानी सुनाया करती थी, रानी लक्ष्मीबाई के रिलेटेड, या हमारे घर वाले, हमारे दादा परदादा हमें कहानी सुनाते थे अशोका के बारे में, के लिए, या हमारे कुछ गीत जो हमारे नेशन को डेडिकेट किए वो सुनाते थे। उससे हमारे अंदर वो गूज बम्स आते थे, के लिए, और हमारे अंदर की इमोशन जागते थे। इसने कहा क्योंकि गांव के लोग इलिटरेट है, के लिए, समझ में आ रहा? अब इनमें नेशनलिज्म जगाने के लिए, ताकि जर्मनी को एज ए नेशन बनाए, के लिए क्या करेंगे? जितने भी जर्मनी के फोक डांसेस है, फोक डांसेस मीन ट्रेडिशनल डांसेस, क्लियर। फोक म्यूजिक मीन्स पुराना म्यूजिक। जब हम फॉर एग्जांपल जब हम खेती करते तो पुराने गाने नहीं गाते बेटा, वही गाने हम क्या करेंगे? उन गानों में कहीं ना कहीं हमारा कल्चर जिंदा है। उन गानों में हमारे नेशन के लिए रिलेटेड कोई ना कोई चीज होगी, और वो क्या करेगी बेटा? चाहे फोक डांस हो, फोक पोएट्री हो, फोक म्यूजिक हो, जब हम इसको कलेक्ट करेंगे तो आम आदमी को यही चीजें नेटिव भाषा में, उसकी लोकल भाषा में समझाएंगे। क्योंकि उसको जर्मनी के आदमी को जर्मन लैंग्वेज आती है, उसको फ्रेंच तो नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि वो दूसरा ऊपर से वो इलिटरेट भी लोग हैं, तो उसको क्या करेंगे? यही चीजें किससे कहानियों में समझाएंगे कि किसी जमाने में भी हम एक बड़ी कंट्री हुआ करते थे, आज देखो आज हम किसी के गुलाम हैं। तो कहने का मतलब है उनके अंदर अपने कंट्री की ओर इमोशंस जगाएंगे। लेकिन ये इमोशंस जगाएगा कौन? ये कल्चर जगाएगा। और इसी को याद रख लेना। इसीलिए इस आदमी ने कहा कि आपको कल्चर जर्मनी का कहां मिलेगा? कंट्री साइड में मिलेगा, ना कि पैलेसेस में मिलेगा। और वो जब यानी वो कल्चर इकट्ठा करेंगे, जैसे फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक पोएट्री, उसको इकट्ठा करेंगे, और ये क्या करेगी बेटा? ये सारी चीजें नेशनल सेंटिमेंट्स जगाएगी। और जब नेशनल सेंटिमेंट जगाएगी तो ये किसकी ये फाउंडेशन डालेगी? नेशन की। आई होप कि आपको रोमांटिसिज्म एज एन कल्चरल आइडियोलॉजी समझ में आएगी ना। अब इसके रोमांटिसिज्म के साथ साथ हिस्ट्री का एक और टॉपिक है, दैट इज हंगर। एक और मैं पेज में खत्म कर दूं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब इसको पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे। पॉपुलर रिवोल्ट। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको रोमांटिसिज्म समझ में आया होगा। हंगर। अब देखो बेटा, 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी या इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ?
यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा? यूरोप की क्या बढ़ रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब पहला सवाल आपका होगा सर क्यों? क्योंकि तब ना बेटा हर बीमारी का इलाज ढूंढा गया था, प्रॉपर वैक्सीनेशन होती थी, और जब प्रॉपर वैक्सीनेशन होगी तो डेफिनेटली अब लोगों का जो मॉर्टेलिटी रेट जो है, यानी मरने का नंबर जो है वो कम हो जाएगा। तो यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब जब यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ गई, दैट क्लियर, इसी 19वीं सेंचुरी में एक और चीज अपने पीक पे थी, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। यानी यूरोप में दो चीजें, एक तो इंडस्ट्रीज बन रही है, दूसरा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इसमें क्या हुआ? यूरोप में जॉब्स का नंबर कम हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जॉब करने वाले 100 होंगे और जॉब 10 के लिए थी। इससे क्या हुआ? जो रूरल एरिया के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने माइग्रेट किया टुवर्ड्स टाउन्स। वो शहरों की ओर गए ताकि उनको जॉब मिल जाए। अब शहर में एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो शहरों में जॉब 1 के लिए और गांव से आ रहे 10, तो क्या 10 के 10 लोगों को जॉब मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। Z के लिए अब हुआ क्या? जब यही रूरल लोग माइग्रेट कर गए टाउन्स में, तो टाउन्स में बने स्लम कॉलोनीज। क्या बने बेटा? स्लम कॉलोनीज। अब लेबर बेचारा जो जॉब के चक्कर में गांव से शहर आया Z के लिए, और शहर में उतनी जॉब अवेलेबल है ही नहीं Z के लिए। अब ये शहरों में बड़े पैलेस में तो नहीं रहेगा, ये 10 बाई 10 के टेंट में रहेगा, स्लम कॉलोनीज। एक एक टेंट में 10-10, 15-15 लोग रहेंगे Z के लिए। ना यहाँ पे अच्छी हेल्थ कंडीशंस होगी, ना प्रॉपर हाइजीन होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ खाली बीमारियां हो जाएंगी। अब समझो, एक तो ये चीज, यानी यूरोप में जॉब्स कम हो गई, पॉपुलेशन बढ़ रही। अब इसी टाइम में, क्योंकि हमें पता है जब 10 काम करने वाले हो गए और काम 1 के लिए होगा, तो वेजेस यानी एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो वेजेस बढ़ेगी नहीं, वेजेस घटेगी। एग्जांपल कैसे सर? हमें 1 लेबर चाहिए और हमारे पास अवेलेबल 10 लेबर है, अवेलेबल 10 है। अगर हमें कह रहा है 1 लेबर, सर मैं दिन की दिहाड़ी का आपसे 10 रुपए लूंगा, लेकिन दूसरे को भी तो काम चाहिए, काम 1 के लिए। दूसरा बोलेगा सर मैं 5 रुपए भी आऊंगा, तीसरा बोलेगा सर मैं 3 रुपए भी आऊंगा। दैट मीन्स वेजेस क्या हो जाएंगे? लो। और इंडस्ट्रियलिस्टों ने इसका बड़ा मिसयूज कर दिया। उनको लगा कि लेबर की सप्लाई ज्यादा है, तो क्यों ना क्या किया जाए, इनको एक्सप्लॉइट किया जाए, इनसे 18-18, 19-19 घंटे का काम लिया जाए और इनको दिहाड़ी में 1 घंटे की दिहाड़ी दे, वेजेस बहुत कम। यानी यहां बेचारा लेबर एक्सप्लॉइट हुआ। यानी बिगिनिंग ऑफ द 19वीं सेंचुरी में क्या हो रहा है? यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब्स का नंबर कम हो रहा है, इधर करियर, और लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है। और लेबर एक्सप्लॉइट होने की वजह मैं समझा चुका हूं। अब देखो, लेकिन साथ ही साथ में क्या हो रहा है? साथ ही साथ में यूरोप में 2 चीजें हो रही है। पहला, अगर यूरोप में कभी भी बैड हार्वेस्ट होगा, बैड हार्वेस्ट का मतलब है किसी साल यूरोप में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आ गई, बारिश नहीं आ गई तो खेती प्रॉपर से नहीं होगी, खेती प्रॉपर से नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं जाएगी। यानी खाना 10 के लिए और पॉपुलेशन पहले ही ज्यादा है और खाने वाले 100। अब जब भी खाना 10 के लिए होगा, खाने वाले 100 होगा, तो दैट मीन्स खाने के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे बेटा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब जिस लेबर को दिहाड़ी पहले से ही लो मिलती है, वेजेस लो मिलती है, क्या वो इस कंडीशन में जब चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे, खाने का प्राइस बढ़ने लगेगा, तो क्या वो खाना खा पाएगा? नहीं। इसीलिए तो पहली लाइन जो हमने कवर कर दी, हंगर। यूरोप में हंगर क्राइसिस आ जाएंगे। और हंगर क्राइसिस के पीछे की वजह क्या है? या तो कभी बैड हार्वेस्ट होगा, या तो कभी खाने के क्या बन जाएंगे, बढ़ेंगे प्राइसेस। यानी खाना मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास यूरोप की लेबर के पास उतना पैसा नहीं कि ये खाना खरीद पाए। Z क्लियर? यानी इसके पास परचेजिंग पावर नहीं, खरीदने की क्षमता नहीं। और जब खरीदने की क्षमता नहीं होगी तो तब ये किसमें आएगा? हंगर में। Z क्लियर? तो यूरोप में एक तो ये स्टोरी चल रही है। दूसरा है हार्डशिप्स। अब यूरोप में एक और मुसीबत चल रही है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी मोनार्की है। अभी मोनार्की क्या है मैं पढ़ा चुका हूं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी फ्यूडलिज्म है। अभी फ्यूडलिज्म की वजह से हार्डशिप कैसी होगी ये मैं पढ़ा चुका हूं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी किसान टैक्सेस दे रहा है, 90% अभी भी उसका फ्यूडल लॉ ही ले रहा है। तो अभी भी यूरोप में क्या है? हार्डशिप। और जब ये दोनों चीजें हुई, यानी यूरोप में हार्डशिप हुई, यूरोप में हंगर क्राइसिस हुई, तो यूरोप के लोगों ने स्टार्ट कर दिया रिवोल्ट। क्या कर दिया? और पहला रिवोल्ट फिर से होगा फ्रांस में। कहां से होगा बेटा? फ्रांस में। फ्रांस के लोगों ने क्या किया? 1848 में, सॉरी 1850s में, जब उनको
जब हंगर क्राइसिस हुए, यानी उनको जब खाना ही नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने, याद रख लेना, फ्रांस का जो मोनार्क हुआ करता था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जेड क्लियर, जिसका नाम था लुई फिलिपे या लुई फिलिपी, वो उसके खिलाफ सड़कों पे उतर आए। और इस आदमी को लगा यार मैं खतरे में हूं, ये जनता मुझे मार डालेगी, क्योंकि जनता फूड क्राइसिस का शिकार हुई। यह आदमी देश को छोड़ के चला गया। और उसके बाद याद रख लेना, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से बनाया गया रिपब्लिक। क्या बनाया गया? अब फ्रांस में डेमोक्रेसी लाएगी, और जब डेमोक्रेसी लाएगी तो डेमोक्रेसी में वादा किया गया, ये याद रख लेना। और ये डेमोक्रेसी लाई कैसे की? ये लाएगी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइजी पे। यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइजी का मतलब है अब सारे मर्दों को, मेल्स को दिया गया राइट टू वोट। इसके लिए क्राइटेरिया था, जो 21 साल का होगा, 21 साल से भी ज्यादा, अबव 21, यानी जो 21 प्लस होगा उसको मिलेगा यूनिवर्सल, यानी उसको मिलेगा राइट टू वोट, और वो सरकार चुनेगा। अभी तक जितने भी इलेक्शन फ्रांस में हुए थे, वहां पे वोट किसको था? या तो टैक्स पेयर को था, या तो एजुकेटेड को था। जेड क्लियर, जेड समझ में आ रहा है। लेकिन अब जब यूरोप में ये रेवोल्यूशन आया, जब लुईस फिलिपी भाग गया, रिपब्लिकन सिस्टम क्रिएट किया गया, तो अब यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइजी लाएगी। यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइजी का मतलब है यहां खाली वोट किसको मिले? 21 साल के मेल्स को। फीमेल्स को आज भी नहीं, यानी समझो फीमेल्स को रेवोल्यूशन के लाने के बाद भी वोट नहीं मिला। दैट के लिए इतना समझ में आया होगा आपको। तो दैट सिंपली मींस अब यूरोप की समाज में क्या आने लगे बेटा? यूरोप की सोसाइटी में आने लगे अब रिवोल्ट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। With this we ended today's segment. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, feel free to ask it in the comment section. Thank you, bye bye. Have a good day ahead.